स्वागत है IITI में। मैं आपके लिए यूपीपीसीएल टी2 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन करा रहा हूँ ओरिजिनल। पहले मैंने आपके लिए 50 प्लस क्वेश्चन करा दिए थे। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ, तो आप इसको स्किप मत कीजिए, आपको इसको पूरा देखिए। आपके लिए कहीं तक जानने के लिए मिलेगा और आपके लिए एक आइडिया लगेगा पेपर एक्चुअली आता कैसा है। कुछ क्वेश्चन हमेशा टोटल क्वेश्चन करने नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, वरना हमेशा पूरे क्वेश्चनों के बीच में रहोगे तो कभी पूरे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। इसलिए अपना कॉन्सेप्ट से ही सब क्वेश्चनों को करेंगे तो आप कहीं तक एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन कर पाओगे। अब जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द लैंप गिव्स द हाईएस्ट इफिशियंसी। देखो एलईडी की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, और एलईडी एलईडी एक ठंडी भी लैंप होती है, कोल्ड लैंप भी होती है। और एलईडी जो हमारी लैंप जो रहती है, ये बल्ब जो रहता है हमारा, ये सबसे कम पावर कंज्यूम करता है। मतलब हमारा टंगस्टन बल्ब जो रहता है उस उसकी उसकी मतलब जैसे कि वो उसकी मतलब 100 वाट पर ल्यूमेन रहेगी तो इसकी 10 वाट पर ल्यूमेन ही रहती है। इस तरीके से मतलब इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी इफिशियंसी होती है एलईडी की। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंप इफिशियंसी शब्द के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं। तो आउटपुट अपन इनपुट होता है, तो आउटपुट क्या होगी, जो हम किसी भी इक्विपमेंट की अगर आपकी इफिशियंसी निकालनी है तो हमेशा उसका आउटपुट अपन इनपुट होता है। मतलब हम इनपुट उसमें कितना दें और आउटपुट हमारा कितना निकले, इसको हम इफिशियंसी बोलते हैं। तो हमारी बल्ब है, तो बल्ब का हमारा जो आउटपुट होगा वो लाइट के प्रकाश के फॉर्म में निकलेगा, और जो इनपुट होगा वो सप्लाई के फॉर्म में, इट मीन्स के पावर सप्लाई जो देंगे वॉट, उसके फॉर्म में होगा। तो इसका आप लगा सकते हैं कि कुल उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स अपॉन कुल लैंप पावर इनपुट, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, नीचे देगा चिन्ह किस रूप में है। एक्चुअली ये आपके लिए सोर्स दे रखा है, ये करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, इसको ये पहचानवा रहा है। तो हमेशा इसमें आपको 2-3 चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इसमें हमेशा याद रखना कि ये जो बीच में ये स्क्वायर टाइप जो बना हुआ है, इसके अंदर देखो अगर एरो का निशान है, एरो का निशान होता है इस तरीके से, तो ये करंट कंट्रोल्ड होती है। अगर हमारा प्लस माइनस रहेगा तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड रहती है। अब सेकंड स्टेप पे जाते हैं, नहीं सॉरी मैं बताता हूँ। एरो का निशान होता है उसको बोलते हैं करंट सोर्स, और ये जो प्लस माइनस होता है, अगर अंदर हो प्लस माइनस हो तो इसको बोलते हैं हमारा वोल्टेज सोर्स। अब बात आती है हमारी ये जो के आई लिखी हुई है, के आई, तो इसमें देखा जाए तो अगर हमारी आई लिखी हुई है, इसका मतलब होता है कि ये वाली वोल्टेज सोर्स, ये जो भी सोर्स हो, ये इस पे ये डिपेंड है, ये है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी करंट सोर्स हो गई, और ये भी हमारी करंट है कि के आई जो, ये भी करंट ही है। तो क्या है, करंट कंट्रोल हो गई। अगर यहाँ पे हमारा के वी लिखा रहता तो करंट सोर्स वोल्टेज कंट्रोल हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीजेटी द पैरामीटर बीटा गिवन द रिलेशनशिप क्या होता है, आई बी अपॉन आई सी करंट, ये होता है, ये क्वेश्चन है सीधा। अब ये कह रहा है दिए गए सर्किट में किरचॉफ के लिए करंट मतलब केसीएल लगवा रहा है, इसकी इक्वेशन बनवाना चाह रहा है ये। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैं आपके लिए दिखाता हूँ, आप थोड़ा समझ पूछेंगे। ये 5 एम्पीयर की करंट है, ये जो इधर आ रही है, ठीक है, और ये हमारी 10 वोल्ट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो एक तरह से हमारी यहाँ पे करंट आएगी। और ये एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर हम इधर से चलेंगे, इसमें क्या आएगा, आई आएगा, यहाँ से करंट हमें पता नहीं तो हम आई ले लेंगे और R1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, इस वाले पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ से हमारा ये 2 एम्पीयर नीचे को जा रहा है, तो मतलब इधर से आ रहा है, इस तरीके से करंट जा रही है हमारी, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। अब आगे के लिए आएंगे तो फिर हमारी ये करंट माइनस में जा रही है, नीचे को जा रही है, यहाँ से फिर ये नीचे को डाउन हो रही है, तो ये माइनस आई आ जाएगी। और ये हमारी जो करंट आ रही है 5 एम्पीयर, ये सीधी इस पॉइंट पे आ रही है, इधर मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। तो ये 5 हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी दूरी, IR1 -2 -I + 5। दोस्तों मैं बताता हूँ कि मेरा भी सारा सामान आया नहीं है, वो मैंने बुक किया हुआ है, तो कुछ दिनों में आ जाएगा। तो मैं आपके लिए ये सारे क्वेश्चन है सॉल्व करके बताया करूँगा, तो आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, तो मैं जल्दी कर दूँगा इसके लिए। अब ये क्वेश्चन है कि किसी भी तार में धारा का प्रवाह किस कारण से होता, तो किस कारण से मतलब कि क्वेश्चन नहीं है, यही है, सिंपल सा ही है कि मतलब धारा का फ्लो किसके कारण होता है। करंट का फ्लो किस इलेक्ट्रॉनिक के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या नेगेटिव ऋणावेश की गति, ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, निम्न में से कौन सी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर डिवाइस दोनों दिशाओं में करंट ले जा सकती है।
SCR हमारा वन डायरेक्शन होता है, डायोड हमारा वन डायरेक्शन होता है और GTO हमारा वन डायरेक्शन होता है। ये मॉसफेट जो होता है हमारे यहाँ का वाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। अब ये क्वेश्चन है कि 100 ओम रेजिस्टेंस पर 115 RMS का, ठीक है, 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वोल्टेज दिया जाता है। वोल्टेज की सही इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन क्या होती है? VT बराबर IM साइन ओमेगा टी होती है, या वोल्टेज की फॉर्म में VM साइन ओमेगा टी हो जाएगी। तो ये वोल्टेज RMS दे रखी है, तो RMS बराबर Vmax अपॉन √2 होता है, और √2 की वैल्यू 1.412 होती है। तो इसमें हम जब लगाएंगे तो मैक्स Vmax लगाने के लिए तो ये 163 साइन 370 टी आ जाएगा आंसर, ठीक है। और ये 60 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी जो रखी है आपके लिए, इसको हमेशा याद रखना, क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से आता है, फंसेगा। अभी ये जो आपके लिए 60 हर्ट्ज है ना, तो 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की जो अगर मैं कहें इसको मैं कहा रेडियन पर सेकंड में लेंगे तो 370 आती है, इसको याद कर लेना। और 50 हर्ट्ज की आती है हमारी 314 आती है, ठीक है। अब सेल की एम्पियर घंटे की इफिशियंसी क्या होती है? एम्पियर घंटा डिस्चार्ज अपॉन एम्पियर घंटा चार्ज, ये हो जाएगा इसका आंसर। विद्युत सर्किटों में निजी प्रोटेक्टिव ग्राउंड का फंक्शन का फलन क्या होता है? शॉर्ट सर्किट करंट के लिए पर्याप्त इम्पीडेंस प्राप्त करना, मतलब I बराबर V/Z, ठीक है। अब जैसे हमारा मान लो कि हमारा कोई सिस्टम है, उसमें हमारा फॉल्ट हुआ, तो फॉल्टी करंट को हम ग्राउंड, जैसे हम जब ग्राउंड करते हैं किसी मतलब हम अर्थिंग करते हैं किसी इक्विपमेंट की, तो हमारी शॉर्ट सर्किट करंट होती है, क्या होता है? वो ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाता है। वो क्यों होता है कि जो हमारा जो ग्राउंड वायर लगाते हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हम कम ही रखते हैं। कम का मतलब ये है कि मतलब AC है, DC सर्किट है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर हमारा AC सर्किट है तो हम उसको इम्पीडेंस से डिनोट कर देंगे, ठीक है। Z बराबर √R² प्लस एक्स में हमारा XL या XC हो सकता है, या XL माइनस XC का स्क्वायर हो सकता है, तो ये इम्पीडेंस हो जाएगा हमारा। तो जब हमारे इम्पीडेंस की वैल्यू कम रहेगी जब तो करंट बहुत ज़्यादा होगी, करंट आसानी से फ्लो हो जाएगी। और हम इम्पीडेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देंगे तो करंट हमारी फ्लो नहीं होगी, तो हमारा इक्विपमेंट जल जाएगा। तो ये क्या है कि शॉर्ट सर्किट करंट के लिए लो इम्पीडेंस पथ प्रोवाइड कराता है। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख में बिंदु A और B के बीच वोल्टेज का मान कितना होगा? वोल्टेज क्या है? वोल्टेज पूछ रहा है कि A और B के बीच में क्या होगा। ये हमारा 100 वोल्टेज का वोल्टेज अप्लाई किया गया है, और ये हमारा पॉइंट A एंड B है, ये हमारा ओपन है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको मैं एक तरह से हम VT भी बोल सकते हैं, इक्वल टू VOC भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, एंड ये हमारी होगी VS सोर्स वोल्टेज। ओपन सर्किट में सोर्स वोल्टेज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज। तो शॉर्ट सर्किट होता तो यहाँ रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होती, तो यहाँ पे हमारा करंट हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप होता है, जब जाकर हमारी सर्किट में करंट फिल होती है। बट ओपन है तो ये वाली वोल्टेज टोटल टर्मिनल के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि करंट हमारे यहाँ पर 0 है, तो ये इसकी 100 वोल्टेज हो जाएगी। अब यह विद्युत कार्य के लिए डिजाइन किए गए PPE में विद्युत रोधी दस्ताने किससे बनाए जाते हैं? रबड़ के बनाए जाते हैं, याद कर लो इस क्वेश्चन को। अब ये 180 डिग्री मोड में चालन वाले 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में एक समय में कितने स्विच ऑन होते हैं? 3 होते हैं, याद करने वाला क्वेश्चन है। विद्युत सर्किट में बल लाइनर, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई बल लाइनर जब हम आरेख बनाते हैं तो उसमें हम एक्चुअली इसको बनाते क्यों हैं? उससे हमारे लिए पता पड़ता है कि ये वायरिंग इस तरीके से होनी है, और इसमें ये वाला इक्विपमेंट यहाँ पे लगना है, ये सॉकेट है, ये बल्ब है, ये इस तरीके से उसको सारी चीज़ों को पहचानने के लिए। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा के सारे सोर्स जो रहते हैं, जो भी हमारे इक्विपमेंट लगा उनको पहचानने के लिए हम बल लाइनर सिंगल लाइन डायग्राम हम बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा लेड एसिड बैटरी की एक एक्टिव मतलब सक्रिय मतलब सामग्री मतलब एक्टिव सामग्री नहीं है? इसमें क्या होता है? स्पंजी लेड PV हम यूज कर PV होता है हमारा, ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक H2SO4 भी हमारा यूज होता है। एक लेड पर PbO2 भी होता है। प्लास्टिक ये हमारा एक तरह से ये इसका प्रोटेक्टिव कवर रहता है, बट ये हमारा इसको एक्टिव एलिमेंट नहीं है। बिजली जो भी हमारी रासायनिक क्रिया होती है उसमें हमारी यही सारी चीज़ें भाग लेती हैं, स्पंजी लेड, H2SO4, लेड पर। अब यह सुरक्षात्मक सर्किट अर्थिंग में ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? आर्टिफिशियल अर्थिंग प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। सुरक्षात्मक सर्किट अर्थिंग में ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? कृत्रिम अर्थिंग प्रदान प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। अब ये क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप बन है तो मोटर की स्थिति क्या होगी? हमारी स्लिप बन का मतलब हो गया, स्लिप हमारी होगी, बन का मतलब हो गया 100%, ठीक है। 100% होगा मतलब ये इस समय हमारी है विराम अवस्था में है। स्लिप हमारी 0 का मतलब क्या हो गया कि हमारी NS = NR होती है, रुकी हुई कंडीशन में है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब ये क्वेश्चन है सत्य है, ठीक है। IGBT का प्रदर्शन BJT के समान होता है? नहीं। IGBT का प्रदर्शन डायोड के समान होता है? नहीं। IGBT का प्रदर्शन मॉसफेट के समान होता है? नहीं। एक्चुअली जो IGBT होता है मॉसफेट एंड BJT का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये है कि मैग्नेटिक वर्ल का नियम किसने दिया था? कूलाम का नियम है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है
कि दिए गए सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक केवीएल का सही प्रतिनिधित्व करता है। मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया था कि अगर हमारे वोल्टेज सोर्स को हम देखते हैं और एक हम एक रजिस्टिव पार्ट को देखते हैं। अगर हमारी वोल्टेज हमारी पॉजिटिव से निकल रही है तो पॉजिटिव से लो, नेगेटिव से निकल रही है तो नेगेटिव से लो। अगर हमारी करंट यहाँ से पॉजिटिव से निकल रही है तो 5V हो जाएगा। फिर हमारी वोल्टेज निकल रही है प्लस का 7V हो जाएगा, रजिस्टिव पार्ट है हमारा, तो माइनस हमारा हो जाएगा Vx। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम इसके चिन्ह वापस चिन्ह इसका विपरीत करना है, इसको माइनस ले लें, इसको माइनस ले लें और इसको पॉजिटिव ले लें तो बात वही है। ठीक है, मतलब इसकी दोनों, या तो वोल्टेज को आप जिधर से ले रही है, मतलब जिधर से आप वोल्टेज का साइन लोगे उस पर उसके रेस्पेक्ट में ये हमारा जो रजिस्टिव पार्ट होता है वो अपोजिट चिन्ह का लिया जाता है। बस इसको याद रखिए। अब ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से विद्युत मानदंड को क्लैंप मीटर का उपयोग किया करके मापा जाता है, मतलब किस क्वांटिटी को क्लैंप ऑन मीटर से मापा जाता है। तो क्लैंप ऑन मीटर क्या होता है, जो हमारी चलती हुई लाइन में जो हम करंट मेजर करने के लिए उसमें कड़ंगा से डाल देते हैं छल्ला सा, उसको हम क्लैंप ऑन मीटर बोलते हैं, करंट मेजरमेंट करें। वी आर क्या होता है, रिएक्टिव पावर होती है। वी आई साइन फाई रिएक्टिव पावर होती है। एक्टिव पावर हमारी वी आई कॉस फाई होती है और हमारी अपरेंट पावर खाली वी आई होती है। और अपरेंट पावर को हम एक और क्वांटिटी से बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर ही बोलते हैं एक्टिव अपरेंट पावर के लिए। अब ये है इंस्टेंटेनियस टाइप रिले किस प्रकार की रिले होती है, परमानेंट मैग्नेट और मूविंग टाइप होती है, स्थायी गतिमान चुंबक टाइप होती है। अब ये क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटेड मान क्या होगा जिसकी रेटिंग इतनी केवी है। इसका फॉर्मूला बस डायरेक्ट करंट लगाने की क्या होता है, ये होता है KVA बराबर VI कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम करंट निकालेंगे तो ये 25 KVA अपॉन सेकेंडरी पूछ रहा है तो 220 कर देना, आंसर आ जाएगा उसका 113 एम्पियर करंट, 113.64 करंट आ जाएगा। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर किस लिए प्रदान किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर ब्रीदर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो हम मतलब ये हवा को जब एब्जॉर्ब करता है तो उसकी नमी एयर में हमारे में पानी के कंटेंट होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उसको बिल्कुल प्योर ड्राई करने के लिए, सुखाने करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। उसमें हम जितना हम सिलिका यूज़ करते हैं, सिलिका हमारा जो ठंडी अवस्था में होता है तो हमारा सिलिका होता है बिल्कुल ब्लू कलर का, नीले कलर का होता है जब प्योर होता है। बट वो गीला जब नमी सूख लेता है तो उसका कलर गुलाबी हो जाता है। फिर उसको जब गुलाबी हो जाए तो उसको हम दोबारा से उसको मतलब सुखा के गर्म करके हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। ये रीयूजेबल होता है। अब ये क्वेश्चन है कि अब ये कि इंडिया में फ्रिक्वेंसी कितनी यूज होती है हमारे घरों में 50 हर्ट्ज। हम घरों की बात मत करो, पूरे इंडिया में जो भी इक्विपमेंट है कुछ भी हो वहाँ पे 50 हर्ट्ज इंडिया में यूज होती है। अमेरिका में, रसिया में, जापान में यहाँ पे 60 हर्ट्ज यूज होती है, 60। अल्टरनेटली आर्मेचर बाइंडिंग का कनेक्शन कैसा होता है, सबको पता है कि स्टार में होता है। स्टार में क्या होता है, फीएल बराबर √3 फेज वोल्टेज इंटू और IL बराबर आई फेज करंट होती है। स्टार में हमारी वोल्टेज ज़्यादा होती है, डेल्टा हमारी करंट ज़्यादा होती है। तो वोल्टेज हमारी ज़्यादा जनरेट करनी होती है तो हम इसको हमेशा स्टार में कनेक्ट करते हैं। अब ये क्या नीचे दी गई आकृति में समय के साथ बदलती हुई करंट किस प्रकार की चरघातांकी है। इस इक्वेशन में चरघातांकी करंट है। ये करंट हमारी टाइम के साथ में टाइम की प्रोपोर्शनल है। अब ये है कि ये शीत जो हमारी पावर की उसमें शीत का कार्य क्या होता है, शीत का होता है नमी से बचाने के लिए हम शीत यूज करते हैं। शीत में जूट की यूज होती है। अब ये क्या है, ये क्या है, बिना लोड की स्थिति नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग का इनपुट कितना होता है। नो लोड कंडीशन में प्राइमरी बाइंडिंग को जो इनपुट जाती कितनी होती है, P बराबर वी आई नॉट साइन फाई कॉस फाई होती है। ठीक है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं जो हमारी पावर जो हमारी यूज होती है हमारी वो सिर्फ आयरन लॉस में यूज होती है, आयरन लॉस में होती है। और एक हमारी आयरन लॉस में होगी, आयरन लॉस में हमारा ईडी करंट भी आता है और हिस्टैरिसीस लॉसेस भी आता है। एक्चुअली जो हमारी स्टार्टिंग में जो सिर्फ हमारी करंट होती है वो हमारी कोर लॉस में होती है। कोर लॉस में हमारे रजिस्टिव पार्ट होते हैं, रजिस्टिव पार्ट में होगी। और एक काम करते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट जो हमारी 2 से 5% ही होती है। और मैग्नेटाइजिंग करंट किस हम यूज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप कराने के लिए वो होती है हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट। और ये है फ्लाई बैक कन्वर्टर में ट्रांसफार्मर बाइंडिंग की पोलैरिटी कहाँ होती है, बाइंडिंग के विपरीत सिरों पर होती है। याद करने वाला कुछ, यदि एक अल्टरनेटिव गति बढ़ा दी जाए तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सीधा फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 F/P होता है। अब ये बोल रहा है कि अगर इसके अल्टरनेटिव की गति बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी भी हमारी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 250 एम्पीयर की धारा वहन
करने वाले और हवा में रखे हुए एक लंबे सीधे वृत्ताकार चालक 50 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय बल कितना होगा एम्पीयर मीटर। एच बराबर कर क्या होगा, एच बराबर एम्पीयर पर मीटर, एच बराबर NI/L होता है। तो लगा देना, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 2πr हो जाएगा। मैं इसको बताऊँ क्वेश्चन को, आपने जब मेरे पास पैड आएगा मैं सॉल्व करके बताऊँ। मेरे पास एक्चुअली सारी चीज़ें हैं नहीं है जो कि मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है। अब ऐसे क्या दी गई आकृति में कौन सा बल्ब चमकेगा। जब हमारा ये हमारा बल्ब एक पैरेलल में है, एक हमारा ये दोनों बल्ब पैरेलल में है, ठीक है, एक दूसरे के। ये सप्लाई वोल्टेज है 200/220। यहाँ से हमारी वोल्टेज अप्लाई होगी तो हमारी ओपन सर्किट है, ये ओपन लिखा हुआ है इस पर, ठीक है, ये ओपन लिखा हुआ है, ये रहा ओपन फिलामेंट, ये चलेगा नहीं, यहाँ पर 0 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे B2 पे आएगी और B2 हमारा जल जाएगा, वो हमारा ऑफ रहेगा। अब ये क्वेश्चन है कि नो लोड वाले एक आइडियल ट्रांसफार्मर प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है, आप लगा सकते हैं। जिस तरीके से ये हमारा ग्राफ बनता है, यहाँ V1 ये होता है, V2 ये होता है, ठीक है, ये हमारा फ्लक्स रहता है और ये हमारी Imax होता है, ठीक है, ये होता है। इसमें एंगल भी आता है, 180 का एंगल होता है, दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में V1 का मान बताइए। V1 का मान निकालने के लिए सिंपल सी है, ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, सीरीज़ में जोड़ दो, 6 4 और 2 6 4 10 कितना हो गया, 6 4 10 12 हो गया। अब I बराबर करंट का I बराबर V/R लगा दो। वोल्टेज कितने हमारी 24 और 24 बट्टे हमारा कितना 12, 12 दूनी 24, 2 एम्पीयर करंट आया। और करंट हमारी यहाँ पे सेम फिल होगी क्योंकि सीरीज़ में है, तो 2 गुणा 2 बराबर 4 वोल्ट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि इस सेमीकंडक्टर इज एडेड ओवर द केबल कंडक्टर टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन इनटू द इंसुलेटिंग लेयर के लिए, प्रोटेक्शन करते हैं इंसुलेटिंग लेयर के लिए। अब ये क्वेश्चन है कि वह ट्रांसफार्मर कौन सा जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा क्लोज रखी जाती है। करंट ट्रांसफार्मर होता है सेकेंडरी, उसके बाद करंट ट्रांसफार्मर हमारा कि हमेशा सेकेंडरी हम क्या करते हैं क्लोज रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी में हमारे सेकेंडरी करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक तरह से हमारा वोल्टेज को स्टेप अप करने वाला होता है। अगर हम उसके हम ओपन कर देंगे तो सेकेंडरी में टर्न हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी के सापेक्ष में, तो हमारा वहाँ पे EMF बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। EMF वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट होगा तो किसी भी इंसान के लिए शॉक लग सकता है, इंसान की जान भी जा सकती है। और सेकेंडरी की करंट देखी जाए तो सिर्फ 5 एम्पीयर ही होती है CT की सेकेंडरी करंट, तो इसलिए उसको हमेशा शॉर्ट रखा जाता है वहाँ पर जाके हमारा ज़्यादा EMF हमारा जनरेट ना हो। अब ये क्वेश्चन है कि 714 साइन 6280t + π/3 की फ्रिक्वेंसी का मान क्या है। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, कहा है ओमेगा बराबर 2π/f/t, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो ओमेगा की वैल्यू ये है 628, यहाँ पे लगा दो 314 निकालेंगे तो 1000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि स्लिप का मान 1 है तो क्या होगा। रोटर हमारा रुका हुआ है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, क्वेश्चन इसमें दोबारा से रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बाद में बताऊँगा। अब ये क्वेश्चन है कि दो ज्यावक्रिय मतलब साइन वेव के रूप में अलग अलग AC धारा की एक की RMS वैल्यू 7 है, दूसरे की RMS वैल्यू 7.5 है। 50 हर्ट्ज इसमें फ्रिक्वेंसी है 50, तो फ्रिक्वेंसी है तो इनकी मैक्सिमम करंट RMS बराबर क्या, Imax बराबर IRMS इंटू क्या हो जाएगा IM बराबर क्या हो जाएगा IRMS और इंटू √2 हो जाएगा। इसमें जब गुणा करेंगे तो और एक आ जाएगा 10 पॉइंट इतनी √2 की गुणा करने पे 1 पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेजिस्टेंसों का प्रतिरोध क्रम से A1 A2 समांतर क्रम में जुड़े हुए क्या होता है हमारा। जब हम पैरेलल में हमें दो रेजिस्टेंस उसका शॉर्ट फार्मूला होता है, जैसे हम लिखते हैं R1 बट्टे R2 होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम R1 इंटू R2 ले लेंगे, R1 से R2 लेंगे, R1 से R1 कट जाएगा तो यहाँ पे R2 आ जाएगा प्लस R2 से तो R1 आ जाएगा। इसको हम शॉर्ट में हमेशा इसी तरीके से लिख देते हैं R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, इसको शॉर्ट में हमेशा ये लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। अब गया इन एन ओपन सर्किट टेस्ट इन ऑफ ए ट्रांसफार्मर विच पैरामीटर आर डिटरमाइन। जब ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट हम क्या कहते हैं, एक तो मैं कहा मैग्नेटाइजिंग करंट, एक होता हमारा आई कोर। बस को आई कोर हमारा होता है कि कोर मतलब कोर में जो हमारा लॉसेस होता है रजिस्टिव पार्ट जो रहता है, ठीक है। और IM क्या होता है, कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप कराने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट कितनी हमारी चाहिए हमारे लिए।
और इसमें आई एम के हमारे जो कंपोनेंट होते हैं, क्या होता है, आई नॉट साइन फाई, ये हमारे रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं। वो हमारे दूसरे वाले जो होते हैं आई कोर वाले जो रहते हैं, आई नॉट कॉस फाई होता है, और ये हमारे एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। ये क्वेश्चन है कि पावर मॉसफेट को किस प्रकार के पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में क्लासिफिकेट किया जा सकता है। एक्चुअली देखो, हमारी जो बीजेटी होता है, बीजेटी जो वो हमारा आईसी मतलब करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। और ये जो हमारा मॉसफेट होता है, मॉसफेट का यहाँ से आप समझ सकते हैं, मॉसफेट फेट से क्या निकल रहा है, फेट से क्या निकल रहा है, फील्ड, ठीक है। और इसको हम जब फील्ड को हम कंट्रोल करेंगे तो फील्ड से हमें सिर्फ वोल्टेज, फील्ड मतलब कैसे वोल्टेज कंट्रोल, तो मॉसफेट हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है और हमारी बीजेटी हमारी करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। द बैकअप प्रोटेक्शन इन ए प्रोटेक्टिव सर्किट इज नीड। बैकअप प्रोटेक्शन क्या हम शॉर्ट सर्किट के लिए यूज करते हैं। जब प्राइमरी प्रोटेक्शन हमारी जब फेल हो जाती है उस समय में सेकेंडरी प्रोटेक्शन हमारी शॉर्ट सर्किट के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन है, एक कुंडली का रेजिस्टेंस इतना है 600 में, 30 डिग्री सेंटीग्रेड गुणांक पर 0.1 है, तो 50 में कितना होगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगेगा ये वाला, आर टी बराबर नॉट प्लस अल्फ़ा नॉट।